हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम भारतीय काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय काव्य लक्षण पर आज बात करेंगे। यहाँ से लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने काव्य के अलग अलग लक्षण बताए हैं, अलग अलग तरीके से इन्होंने काव्य को परिभाषित किया है। काव्य के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, सही काव्य, उचित काव्य कौन सा माना जाएगा, किसे कहा जाएगा, इसमें संस्कृत के आचार्यों के अलग मत हैं, हिंदी के आचार्य कुछ और तरीके से उसको परिभाषित करते हैं, तो पाश्चात्य विचारक इसको अपने ढंग से परिभाषित करते हुए काव्य के लक्षण बताते हैं। सबसे पहले हम अग्नि पुराण में जो काव्य के लक्षण बताए हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि सबसे प्राचीनतम जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं काव्य के, वो अग्नि पुराण में ही देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं अग्नि पुराण में क्या कहा है। संक्षेपादाख्य मिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभीष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली पदावली। तो यहाँ आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से बनाकर पूछा जाएगा कि अग्नि पुराण में काव्य को किस तरीके से परिभाषित किया गया है या काव्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया है। तो अग्नि पुराण में इष्ट अर्थ 5 बातें अग्नि पुराण में बताई गई हैं। इष्ट अर्थ, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, गुण और दोष, ये सभी बातें अग्नि पुराण में बताई गई हैं कि अभीष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली अविच्छिन्न पदावली अलंकार गुण युक्त व दोषों से रहित हो वह काव्य है। पूरी परिभाषा इस प्रकार है। संक्षेपादाख्य मिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फूर्ति अलंकारम गुण दोषावर्जितम, अर्थात गुण और दोषों से, गुण से तो युक्त हो और दोषों से रहित हो, उस पदावली को, उस अविच्छिन्न पदावली को हम क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। तो ये सभी 5 बातें हम अग्नि पुराण में देखते हैं। इष्ट अर्थ, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, गुण और दोष की बात अग्नि पुराण करता है। लेकिन यह जो परिभाषा है यह काव्य के बाह्य रूप को ही स्पष्ट करती है, किंतु यह काव्य के मुख्य जो प्रभावकारी रूप है उसको स्पष्ट नहीं कर पाती। इस वजह से यह परिभाषा विद्वानों ने अस्वीकार कर दी और आगे चलकर अलग अलग विद्वानों ने काव्य को और तरीके से परिभाषित किया, जो आइए देखते हैं। अब हम भरत मुनि की काव्य लक्षण की परिभाषा। भरत मुनि क्या कहते हैं? भरत मुनि कहते हैं मृदु ललित, जो पूरी इसकी परिभाषा है संस्कृत में, आप मृदु ललित पदाढ़ याद रख लीजिएगा। अगर ऐसा कोई संस्कृत का वाक्य आता है तो यह भरत मुनि की काव्य लक्षण की परिभाषा है। पूरी जो परिभाषा है वह है मृदु ललित पदाढ़्यंगम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मन्न नृत्योज्जम बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्तम सभौथि शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये भरत मुनि की काव्य के संबंध में काव्य लक्षण की दी हुई परिभाषा है। इसका अर्थ क्या है? भरत मुनि की दृष्टि में नाटक देखने वालों के लिए क्या है, शुभ काव्य वह होता है। शुभ काव्य की परिभाषा दे रहे हैं, हिंदी में अर्थ बता रही हूँ, कि जिसकी रचना कोमल और ललित शब्दों में की गई हो, जिसमें शब्द और अर्थ अत्यधिक गूढ़ न हो। अब आपसे वस्तुनिष्ठ परिभाषा देकर पूछ लिया जाएगा कि भरत मुनि की काव्य लक्षण की परिभाषा में शामिल नहीं है, उसमें एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि ये कहते हैं कि शब्द और अर्थ गूढ़ हो, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि भरत मुनि कहते हैं शब्द और अर्थ अत्यधिक गूढ़ न हो, जनसाधारण सरलता से समझ ले, तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना हो और भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए जा सकते हों, तथा कथानक में संधियों का पूर्ण निर्वाह किया गया हो, वह शुभ काव्य माना जाएगा। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी परिभाषा में रचना ललित शब्दों में, शब्द अर्थ गूढ़ न हो, अर्थात शब्द अर्थ गूढ़ न हो। यहाँ आप ये लिख लीजिएगा, भ्रम हो जाएगा आपको। शब्द अर्थ गूढ़ता की ये बात करते हैं तो गूढ़ता
नहीं होनी चाहिए, साधारण सरल शब्द होनी चाहिए, जनसाधारण के समझ में आ जाए ऐसे शब्द होने चाहिए, ऐसी ये बात करते हैं। तर्कसंगतता की ये बात करते हैं। नृत्य योजना जिसमें हो और भिन्न भिन्न जो रस हैं उनको स्वीकार किया जा सकता हो और कथानक में रूढ़ियों का पूर्ण निर्वाह किया गया हो, उसे हम शुभ काव्य कह सकते हैं। आगे देखिए, भामह की परिभाषा है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। क्या कहते हैं? शब्दार्थों सहितो काव्य। भामह द्वारा सबसे पहले काव्य लक्षण की परिभाषा दी गई है, किंतु इसकी परिभाषा में क्या है? अतिव्याप्ति दोष माना जाता है। अतिव्याप्ति कैसे माना जाता है ये हम आगे बात करेंगे। क्या कहते हैं भामह? शब्दार्थों सहितो काव्य, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त जो वाक्य है वह काव्य है। शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य है। यह काव्य लक्षण दिया भामह ने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में शब्दार्थों सहितो काव्य। लेकिन इनकी परिभाषा में क्या माना जाता है? अति व्याप्ति, अर्थात अति। इसके काव्य में अति व्याप्ति क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास और वार्तालाप का बोध भी काव्य में होता है और ऐसी बात भामह नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आगे देखते हैं दंडी क्या कहते हैं। शरीरम तावदिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। क्या अर्थ है इसका? दंडी क्या कहते हैं? काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है, अर्थात काव्य का जो शरीर है वह इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है। यह काव्यदर्श में परिभाषा देते हैं दंडी, इनकी पुस्तक है काव्यदर्श। वामन क्या कहते हैं? वामन कहते हैं क्षय दोष गुणालंकार गन्हांधा नाभ्याम, अर्थात गुण व अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ हैं वो काव्य लक्षण माने जाते हैं। ऐसी बात करते हैं वामन। वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए गुण और अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ हैं उन्हीं को काव्य की संज्ञा दी और अलंकार को काव्य का सारभूत तत्व इन्होंने माना। रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। यह परिभाषा भी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी है? रुद्रट की यह परिभाषा है और इसका अर्थ है शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। कुंतक कहते हैं शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। कुंतक आह्लादकारक कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना संपन्न व्यवस्थित शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं। इसे वैसे तो भामह की जो परिभाषा है उसकी व्याख्या ही कहा जा सकता है, लेकिन कुंतक ने वक्रोक्ति गर्भित अर्थात उक्ति व्यचित्र वाले शब्दार्थ हैं उनको काव्य कहा है। भामह से मिलती जुलती परिभाषा है, लेकिन कुंतक जो महत्व देते हैं वो वक्रोक्ति या उक्ति वैचित्र्य वाले शब्दार्थ की बात अधिक करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मम्मट की, जो सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछी जाती है। मम्मट की परिभाषा के बारे में तद दोषो शब्दार्थो सगुणालंकार कृति पुनः क्वाप। मम्मट की यह जो परिभाषा है इससे संबंधित परीक्षा में दो तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं कि मम्मट यह परिभाषा किसकी है, और फिर यह प्रश्न बनाया जाता है एक और कि मम्मट की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो मम्मट की परिभाषा में कहा गया है क्या कि दोष रहित जो काव्य है वह दोष रहित गुण सहित और यथासंभव अलंकार युक्त जो शब्दार्थ है वही काव्य है। मम्मट की परिभाषा के अनुसार काव्य का मुख्य लक्षण गुण है और जो गौण लक्षण है अलंकार है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मम्मट की परिभाषा में मुख्य लक्षण किसे बताया गया है? गुण को। और गौण लक्षण किसे बताया गया है? तो अलंकार को बताया गया है। आगे चलकर मम्मट के काव्य लक्षण की विश्वनाथ, जयदेव, पंडितराज जगन्नाथ आदि जो कवि हैं, आदि जो काव्यशास्त्री हैं, इन्होंने आलोचना की है। पंडित विश्वनाथ ने मम्मट की परिभाषा में जो 3 बातें कही हैं, कौन सी 3 बातें? दोष रहित, गुण सहित और यथासंभव अलंकार
युक्त उनका खंडन किया और इनके जो परिभाषा है इसमें जो अदोषो शब्द इन्होंने दिया है उसमें अव्याप्ति दोष और जो सगुणो शब्द है उसमें अतिव्याप्ति दोष बताया। कैसे बताया? अदोषो अव्याप्ति यानी कि कोई और रचना, जो कोई रचना होती है वह निर्दोष नहीं हो सकती, यह बात सही है, यह बात कहते हैं विश्वनाथ, इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष बताया। और अतिव्याप्ति इसलिए बताया क्योंकि गुण शब्द और अर्थ के धर्म के साथ रस के भी धर्म होते हैं। यह बात की हमने मम्मट की परिभाषा की, जिसमें से सर्वाधिक प्रश्न बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम विश्वनाथ की परिभाषा। यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ की परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यह बात कौन कहते हैं? पंडित विश्वनाथ। फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ या सर्वमान्य जो परिभाषा मानी गई है वह जगन्नाथ की मानी गई है। और जगन्नाथ ने अपनी परिभाषा में रमणीय जो शब्द है उसका प्रयोग कर कविता में अलंकार, रीति, ध्वनि, रस इत्यादि की प्राथमिकता या प्रधानता पर विराम चिन्ह लगा दिया। तो क्या कहते हैं जगन्नाथ कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, यानी रमणीयता के द्वारा अलौकिक आनंद अनुभूति कराने वाले शब्दार्थ ही काव्य हैं। अब आपसे यह परिभाषा देकर यूँ भी पूछ सकते हैं, संस्कृत की परिभाषा भी, और इसका हिंदी अर्थ देकर पूछा जा सकता है कि रमणीय के द्वारा, रमणीयता के द्वारा अलौकिक आनंद की अनुभूति कराने वाले शब्दार्थ काव्य हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह जगन्नाथ की परिभाषा है। और दूसरी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा कि रमणीय प्रतिपादक शब्द है काव्य, यह परिभाषा किसकी है? तो जगन्नाथ की। आगे हम देखते हैं हिंदी जो मत है, हिंदी की जो मत है वो क्या कहते हैं? काव्य लक्षण की परिभाषाएं किस प्रकार से देते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसीदास की परिभाषा की, जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कीर्ति भनीति भूति बलि सोय, सुरसुरी सम सब कहहित होय। अर्थात जो कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है परंतु उनकी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य की बात है, इसी की मुझे चिंता है। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी के समान है। यह बात कौन कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं काव्य लक्षण की परिभाषा के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं केशवदास जी की। केशवदास जी क्या कहते हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यह परिभाषा सबसे अधिक पूछी जाती है हिंदी मतों के अनुसार जो काव्य लक्षण है उनकी परिभाषाओं में। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबुरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विरजई, कविता बनिता मित। केशवदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि श्रेष्ठ गुणी होने पर भी कविता और बनिता अर्थात स्त्री, आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं देती और अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं देती। ये परिभाषा केशवदास की है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद की यह परिभाषा भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। यह तीनों ही परिभाषाएं आपको रट लेनी है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हिंदी की लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में इन तीनों में से एक परिभाषा आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है। प्रेमचंद कहते हैं काव्य जीवन की आलोचना है। ये प्रेमचंद की परिभाषा है। ठीक ऐसी ही परिभाषा जो पाश्चात्य विचारक हैं मैथ्यू अर्नाल्ड, उनकी भी है, काव्य जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड भी यही मानते हैं प्रेमचंद की तरह।
श्याम सुंदर दास कहते हैं अलौकिक आनंद या चमत्कारिक जो सृष्टि है वही काव्य है। श्याम सुंदर दास के अनुसार अलौकिक आनंद या चमत्कार सृष्टि ही काव्य माना गया है। ऐसे ही कई और जो हिंदी के प्रमुख विद्वान हैं, प्रमुख उनके मत हैं। जैसे चिंतामणि ने कहा कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होए, अर्थात काव्य को दोष रहित गुणयुक्त और अलंकारवान तथा अर्थ सहित मानते हैं। कौन? चिंतामणि। भिखारी दास भी काव्य कहते हैं कि काव्य वह शब्दार्थ है जो अलंकार, ध्वनि, रस और गुण अलंकारों से युक्त है, वही काव्य है। इस प्रकार से हमें प्रमुख जो हिंदी विचारक हैं उनकी और जो संस्कृत का आचार्य हैं उनकी परिभाषाओं को देख लेना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक स्थान पर इन्होंने सादगी, असलियत और जोश से समन्वित रचना को काव्य माना है। किसकी बात कर रहे हैं हम? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर रहे हैं। जो यहाँ मैंने परिभाषा नहीं लिखी है, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि इन्होंने सादगी, असलियत और जोश से समन्वित रचना को काव्य माना है, और इन्होंने अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र के नाम को भी कविता कहा है। यह महत्वपूर्ण परिभाषा है जो यहाँ नहीं बताई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। जयशंकर प्रसाद की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, जिस पे अभी अभी हमने बात की है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह सत्य, संयम, सुंदरम, सार्वजनीनता, चिरंतनता, अनुभूति और आदर्श की समष्टि है। यह कहते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, जो भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। शुक्ल जी की आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारकों में यहाँ दो परिभाषाएं मैंने शामिल की हैं, वुड्सवर्थ की और हडसन की। वुड्सवर्थ कहते हैं काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, क्योंकि यह कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, भावों का सहज उच्छलन है। और हडसन कहते हैं कविता जीवन की व्याख्या है। यह पाश्चात्य विचारकों की दो परिभाषाएं मैंने यहाँ ली हैं। इसके अलावा बात करें हम तो शैली कहते हैं काव्य भावनाओं का चित्रण है, सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वसुखपूर्ण क्षणों का लेखा जोखा कविता है। कॉलरिज की एक परिभाषा भी पाश्चात्य विचारकों में पूछी जाती है। कॉलरिज कहते हैं सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म ही कविता है। इस प्रकार हमने बात की काव्य लक्षण पे। अगली कक्षा में हम काव्य लक्षण से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।